बीजेपी साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करती है। देखिए, क्योंकि अब हमने देखा एक और पैटर्न है, आप लोगों का एक स्टाइल कहें कुछ भी कहें, मुख्यमंत्री जी भी अपने आप को बिहारी कहने लगे जब बिहार में चुनाव थे कि मैं तो बिहारी हूँ। इसको लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाया कि भाई आप बिहार के हैं कि हरियाणा के, चुना तो आपको हरियाणा के लोगों ने, आप वहां जाकर कह रहे कि मैं बिहारी हूँ। देखिए कई बार कोई संदर्भ आता है सुदेश जी, उसमें बात कही जाती है, और चाहे भारत के किसी भी कोने का कोई नागरिक है, वो भारतीय है, वो भारतीय है, सारे भारतीय हैं। आज बिहार के लोग यहाँ भी काम करते हैं और हमारे लोग बिहार में जाकर के भी काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं एक दूसरे स्थान पे। हम जाते हैं पूरे देश के कोने कोने में पार्टी के काम से, या अब सांसद हैं उसके नाते पार्लियामेंट्री कमेटियों में जाते हैं, तो हमारे प्रदेश का हरियाणवी यानी कि प्रदेश के हर कोने में हमें मिल जाएगा। तो ये तो हमारे देश की खूबसूरती है और ये खूबसूरती बनी रहेगी। हम अपने जहां भी जाते मजबूत होती जा रही है आपकी। वो तो देखिए, हम तो लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोगों से जुड़ाव रखते हैं, लोगों की सेवा के भाव से हम लोग उनके बीच में रहते हैं। अब पार्टी तो मजबूत होगी नहीं होगी क्या। लेकिन जब खर्ची पर्ची की बात चली तो मुझे एक और सवाल आया कि कच्ची पर्ची का भी आजकल बहुत जोर शोर से मामला उठा हुआ है। आपने, मुझको याद है, चल इसको इसके साथ मैं कुछ और जोड़ देती हूँ, आपका और ओम प्रकाश धनखड़ जी का एक फोटो अर्धनग्न होके प्रोटेस्ट का हमने बहुत बार चिपकाया, अभी भी चिपका देते हैं हम जहां हमारा दिल करता है जब ये मुद्दा उठता है कि भाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। आज आप सत्ता में हैं लगातार तीसरी बार, ऊपर भी आपकी सरकार है, वो जो प्रोटेस्ट हुआ वो मांग तो आज भी पूरी नहीं, क्या आज आपको लगता है किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है? देखिए सुदेश जी, कागज और पेन लेकर के बैठिए, आप बैठे मैं बैठूं, दो चार हमारे किसान कार्यकर्ता कोई भी हो सकते हैं, वो बैठ जाएंगे। तो वो जिस प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं, हमने किसानों की फसल के लिए जो रेट की बात की थी, जिस फार्मूले की हमने बात की थी, वो था लागत के अंदर 50% लाभ जोड़ करके किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। उस समय भी हम उस बात पर फिर थे, विपक्ष में रहते हुए सरकार में जब आए हैं तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुदेश जी इस फार्मूले के ऊपर काम किया है। आप देखिए फसलों के भाव कितने बड़े हैं, 2 गुना से ज्यादा, उससे भी ज्यादा फसलों के दाम, लागत भी तो फिर उससे कहीं ज्यादा। हाँ, मैं उसी बात पे, तो मैं आपकी अगली बात वही थी ना मेरी, फसलों के दाम बढ़े हैं और लागत में यूरिया डीएपी इसके भाव कितने बढ़े, कितने प्रतिशत बढ़े, आप देख लीजिए उठा करके। जो दूसरे इनपुट हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर जो काम आते हैं, यानी कि कृषि उत्पाद में काम आते हैं, कितने बढ़े, ना मात्र बढ़े, या बढ़े नहीं या ना मात्र बढ़े, लेकिन दाम 2 गुना से ज्यादा बढ़े हैं। आज भी हम उस बात पे कायम हैं जिस पे हम कल कायम थे। लेकिन इसमें भी एक बड़ा झोल है। हाईकोर्ट क्योंकि मामला चला गया है, एक जनहित याचिका लगाई गई फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट की तरफ से, उसमें कि कच्ची पर्ची पकड़ाई जाती, पक्की रसीद किसानों को नहीं दी जाती। अब सरकार के पास आंकड़ा जाता है कि एमएसपी पर खरीद हुई है, सरकार अपनी जगह उस आंकड़े के हिसाब से ठीक है, लेकिन किसान पर दोहरी मार है। किसान को औने पौने दाम पर फसल लेकर कच्ची पर्ची, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस पर मैं सवाल कर रही थी आपसे कि इसका कोई हल है? अब एसीएस के पास हालांकि 30 दिन का वक्त है, वो इस नियम पर फैसला करे, लागू करे। देखिए, नहीं, ठीक बात है आपकी। पूर्व के जो सवाल था उसमें आपका एक बात पे जवाब मेरा छोटा सा रह गया था, मैं उस बात में ऐड करता हूं कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां हमने प्रदर्शन कभी किए थे, वहां के मुख्यमंत्री ने हरियाणा की सभी फसलों की सरकारी खरीद को सुनिश्चित किया है। अब अगली बात आती है कच्ची पर्ची की। ये बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा जिसने भी विषय उठाया है मैं उसको बधाई देता हूं कि एक अच्छा विषय उसने उठाया, किसान हित में, जनहित में उस बंधु का है, उसको मैं बधाई भी देता हूं। लेकिन ये व्यवस्था कोई बीजेपी के राज में नहीं है शुरू हुई है, ये पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, कभी न कभी कहीं न कहीं तो इसके ऊपर कोई न कोई तो कदम उठाएगा। जिसके भी ध्यान में आया उसको साधुवाद में देता हूं, अच्छी बात है। अब वो व्यवस्था ठीक, उसमें और ज्यादा पारदर्शिता आई, पारदर्शिता तो पहले भी थी लेकिन और ज्यादा पारदर्शिता। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में भावांतर योजना में बड़ा घोटाला आ गया कि कागजों में सब खरीद दिखा दी, उसके बाद करनाल में धान में फर्जी गेट पास वाला मामला आ गया, फिर श्रम विभाग में घोटाला आ गया। विपक्ष तो कह रहा है कि घोटालों की सरकार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे साथ ही पिछले पॉडकास्ट में बैठकर दावा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री बता दें 24 फसलें ऐसी कौन सी हरियाणा में होती है जो एमएसपी पर खरीदने की बात करते हैं। देखिए, कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में फसलें होती हैं, ये हुड्डा साहब को भी पता है, हाँ, लेकिन बहुतायत में नहीं होती।
बहुतायत में तो सब लोगों को पता है कौन कौन सी फसल होती है, लेकिन जितनी फसलें होती है मुख्यमंत्री ने उन बातों की चर्चा की है। इसलिए हुड्डा साहब बातों को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। हाँ, जहाँ तक फसलों की बात है तो मैं समझता हूँ, और आपने जो घोटाले की बात की है उसमें चाहे भावांतर भरपाई की बात है या अन्य कहीं है, देखिए इस प्रकार का काम कोई भी गलत काम कोई भी कर सकता है, लेकिन सरकार उसके ऊपर सख्त हो, सरकार उसकी गहराई में जा करके उसकी जांच करके ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगे, उनको सजा मिले और भविष्य में उनको ऐसा सबक मिले कि दोबारा से गलत काम ना करे, इस बात के प्रयास होने चाहिए। और नायब जी यही प्रयास करते हुए केवल दिखाई नहीं दे रहे, उसके परिणाम दे रहे हैं। आपको बड़े बड़े टास्क सौंपे गए, चाहे जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे या फिर अभी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी आपकी काफी करीबी है। हमने अभी देखा था एक प्रोग्राम में, तब भी आपसे सीधे जुड़े थे, सांसद जो खेल प्रोग्राम आप लोगों ने चलाया था, तो वो आपकी घनिष्ठता उनके साथ दिखती है, काफी प्रगाढ़ है। तो जिम्मेदारी कभी काफी बार आपकी बदली गई, आपने बखूबी उसको निभाया भी, निर्वहन भी किया। इस बार के चुनाव में हमने देखा कि फतेहाबाद सिरसा साइड में आपको एक खास जिम्मेदारी सौंपी गई थी पार्टी को मजबूत करने की। अब नई जिम्मेदारी क्या है आपके ऊपर? कुछ टास्क स्पेशल मिला हुआ है आपको प्रदेश की राजनीति को लेकर? क्योंकि ये भी जानने को मिलता है कि मनोहर लाल जी अपने सिपाहियों को हमेशा काम में लगा कर रखते हैं, वो बाद में पता लगता है कि किस काम में वो लगे हुए थे। नहीं, वो ठीक है, हम कोई न कोई काम तो पार्टी करवाती रहती है। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब सांसदों को, क्योंकि मैं तो राज्यसभा में अभी 24 में ही गया था और बाकी लोग भी 24 में लोकसभा में चुन करके आए हैं इस नई टीम के लोग, तो पिछले 3 साल से पुरानी टीम जो थी लोकसभा में उसके समय से शुरू हुआ था सांसद खेल महोत्सव। इस बार भी हमें दिया था, तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे जुम्मे भी लगा। सिरसा में कोई और तो करवा नहीं रहा था। नहीं, कुछ और भी किया सिरसा में आपने? सिरसा में मैंने तो पिछले चुनाव में खेल भी किया आपने वहां पर? नहीं, खेल वेल तो खैर कुछ नहीं किया। हम तो रिजल्ट तो कुछ ऐसा ही बताते कि वहां पर बहुत कुछ हुआ। सुदेश जी, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, अभी जो सांसद खेल महोत्सव की बात थी, आपने कहा कि उनको काम दे करके रखते हैं, तो मोदी जी ने हमें काम दिया था, सब सांसदों को कहा था कि सांसद खेल महोत्सव करवाइए। और मेरी एक आदत है, क्योंकि हमने तो संगठन के रूप में नरेंद्र मोदी जी जैसे कुशल संगठनकर्ता के साथ काम किया, मनोहर लाल जी जैसे कुशल संगठनकर्ता के साथ काम किया, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने हमें खेल महोत्सव की जिम्मेवारी दी थी, मैं तो उसी दिन से लग गया था। खेल मंत्रालय के माध्यम से सारा एक फॉर्मेट बन करके आया था, कैसे कैसे आपने खेल कराने। तो 29 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, 45,000 से ज़्यादा युवाओं ने उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, कुछ ऑफलाइन हुआ। तो ज़्यादातर बच्चे खेले, गांव की टीमें, वार्डों की टीमें आकर के ब्लॉक पे खेली, फिर वो टीमें आकर के विधानसभा पे खेली और फिर लोकसभा पे खेली। प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को समापन समारोह को संबोधित करते हैं पूरे देश में, और मुझे गर्व की बात है कि हमारे ही एक बॉक्सर नीरज से वो बात करते पूरे देश में। स्वदेशी 4 जगह मोदी जी ने बात की थी, और हरियाणा में बात करना उनकी प्राथमिकता में था, क्योंकि खेल मंत्री जी से अनौपचारिक बात में था कि सुभाष बराला जी ही देखिए ये तो वो जाने, लेकिन तो है आपका उनके साथ, लेकिन हरियाणा उनकी प्राथमिकता में था, क्योंकि हरियाणा का जैसे हर 10वां फौजी जवान सेना के अंदर हरियाणा का है, वैसे ही खिलाड़ियों की अगर बात करते हैं हम, तो मेडलों की स्थिति भी और खिलाड़ियों की संख्या की स्थिति भी ऐसी है देश भर के अंदर, हमारे हरियाणा बहुत आगे, इसलिए हरियाणा मोदी जी की प्राथमिकता में है। और जब हरियाणा प्राथमिकता में है, माफ कीजिएगा मैं यहाँ पर रोक रही हूँ, विपक्ष कहता है कि जब इतने सारे मेडल हरियाणा से आते हैं, कॉमनवेल्थ तो गुजरात में हो रहे हैं। देखिए, हम संघीय ढांचे का सम्मान करना सीखें। विपक्ष के लोग शायद इस बात को भूल जाते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रहते हैं। आज हरियाणा इतना आगे है, एनसीआर में बड़ा क्षेत्र हमारा आता है, उसके नाते हम बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त करते हैं, और हमारे खिलाड़ी तो बहुत आगे हैं। अगर गुजरात में कॉमनवेल्थ करा करके वहाँ मौका दे करके अगर वहाँ भी और अच्छी प्रतिभाएं उभर सकती हैं, तो उसमें बुरी बात कौन सी है? वो भी देश का ही हिस्सा है। हाँ, हरियाणा में भी हो, ये तो हमारी भी इच्छा है। भविष्य में भी हम तो इस बात की मांग करेंगे, विपक्ष का हम भी मांग करेंगे मोदी जी से, हरियाणा को भी कुछ दे दो। बिल्कुल कीजिएगा मांग, करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। मुझे लगता है लेकिन गुजरात में हो रहा है तो उसके लिए इतनी तकलीफ इन लोगों को नहीं होनी।